Hello everyone. As you are familiar, we were discussing the ninth standard political science second chapter constitutional design, and we have discussed the case of South Africa. Okay, how the white people suppress the black peoples and they call them black, and the policy of apartheid was followed, and after a long, you can say, struggle, they got their right place in their own country. And their first president, the person who became the first president of South Africa, was given life imprisonment before, and he spent more than 28 years in jail. ओके बेटा, सो फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे उनकी इतनी लंबी स्ट्रगल जो है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की वो सक्सेसफुल रही, ANC, ओके, इनकी सक्सेसफुल रही, और एट लास्ट जो वाइट रजीम थी वो रेडी हो गई ब्लैक पीपल को भी राइट्स देने के लिए। बट अब ये था कि एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी था, क्योंकि अब ये ब्लैक पीपल को डर था कि वाइट पीपल के जो हमने ऑप्रेस किया है, जो ब्रूटैलिटी की है, कल को वो हमारे साथ रिवेंज ना ले। इसलिए एक रिटन लॉ, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो ज़रूरी था। उसी से एक ट्रस्ट बिल्ट होना था। ओके बेटा, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, वहाँ पे बना। यही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 2 ईयर की लॉन्ग डेलिब्रेशन, डिस्कशन और डिबेट और मेहनत के बाद वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाई डू वी, हमने किया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्या ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना? 2 साल, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं तो मत्था पच्ची कहते हैं ना, पूरा इतना स्ट्रगल, क्या ज़रूरत है इसकी इतना? इज़ इट? सो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। ओके, साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल जो था, ये गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे वाइट पीपल थे, वो थे ऑप्रेसर, जिन्होंने अत्याचार किए थे। ब्लैक पीपल थे, वो थे ऑप्रेस्ड, जिनको कुचला गया था, दबाया गया था। ओके बेटा, एक तो ऑप्रेसर, अत्याचारी, और एक वो पर्सन जिसके ऊपर अत्याचार किया, जिसको दबाया गया। ओके, ये दोनों थे। न्यू डेमोक्रेसी जो है प्लान हुई कि अब डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड बोथ द कम्युनिटीज़ विल लिव टुगेदर एज इक्वल्स। इक्वल अब राइट मिलेंगे एक ही तरह से, ओके, रहेंगे वो समान रूप से, जिसको हम लोग कहते हैं। बट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी सो ईजी। ये कोई आसान नहीं था। कहना बहुत ईजी है, चलो जी डेमोक्रेटिक है, सब एक बराबर रहेंगे, बट ये बहुत टफ था, क्योंकि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। ब्लैक पीपल को पता है ये हमें ऑप्रेस, दबा चुके हैं, कुचल चुके हैं, अब फ्यूचर में फिर ऐसा ना हो। देयर फेयर दोनों कम्युनिटीज़ के थे, दे हैड देयर ओन फेयर्स, उनके अपने अपने डर थे। ब्लैक पीपल का अपना डर था कि ये हमें ऑप्रेस्ड कर चुके हैं, दबा चुके हैं, कुचल चुके हैं, दोबारा फिर ना करें। और वाइट पीपल को ये डर था कि वाइट पीपल का फेयर क्या था कि हमने ब्लैक पीपल्स के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, अब वो रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। ओके, बदला लेंगे, और इसलिए उनका भी डर सही था। ओके, सो इसलिए ये जो थे, दे वांटेड टू सेवगार्ड देयर इंटरेस्ट। हर कोई अपने इंटरेस्ट को सेवगार्ड, अपने हितों की रक्षा करना चाहता था। द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ब्लैक जो मेजॉरिटी में थे,
कीन टू इंश्योर, ये पक्का विश्वास दिलाना चाहते थे या विश्वास था कि जो मेजॉरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, वो चाहते थे कि उनको सोशल एंड इकोनॉमिक राइट ज़्यादा मिले। एंड वाइट वॉज कीन टू बी प्रोटेक्ट, वाइट लोग चाहते थे कि अपने जितने भी हैं वो प्रिविलेजेस को वो, हाँ जी बेटा जी, तो ये जो है वाइट पीपल चाहते थे कि उनकी पोजीशन जो है वो वैसी ही रहे, सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट ब्लैक पीपल वो चाहते थे। ठीक है, कि वो मेजॉरिटी में है, नेटिव पीपल है, वहाँ के भी रहने वाले हैं, तो वो एक संतोषजनक ढंग से अपनी कंडीशन जो थे, दे वांट टू बी कंसोलिडेट और मजबूत और ज़्यादा एक बढ़िया पोजीशन चाहते थे, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उनको। वेयर एज दूसरी तरफ वाइट पीपल जो थे वो भी कीन टू प्रोटेक्ट, बहुत ज़्यादा ईगर थे और प्रोटेक्ट करना चाहते थे जितने भी वो प्रिविलेजेस राइट इंजॉय कर रहे थे सोसाइटी में, उन सेम को वो चाहते थे अब भी इंजॉय करें, और जो उन्होंने प्रॉपर्टी लूटी या ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ था वो उन्हीं के पास ले, वापस ना ब्लैक पीपल उनसे ले, ये था। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, एक बहुत लंबी बार बार बातचीत हुई, बहस हुई, डिस्कशन हुई, बोथ द पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़, दोनों पार्टी एक समझौते के लिए तैयार हो गई। द वाइट विश एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, वाइट ने एग्री किया कि मेजॉरिटी रूल का प्रिंसिपल रहेगा, मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ब्लैक पीपल मेजॉरिटी में थे तो ऑब्वियसली 1 पर्सन 1 वोट है तो ब्लैक पीपल की ही गवर्नमेंट आएगी, तो वाइट पीपल ने एग्री कर लिया। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर, जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, वो भी वो सहमत हो गए, उन्होंने मान लिया कि गरीब लोग और वर्कर के लिए ज़रूरी है। ब्लैक एग्रीड दैट, ब्लैक पीपल भी एक बात मान गए कि मेजॉरिटी रूल जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, तानाशाह नहीं होगा। ओके, और दे एग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी, अगर मेजॉरिटी में ब्लैक की पीपल आई तो वाइट पीपल की प्रॉपर्टीज़ पर वो कब्ज़ा नहीं करेगी, जो माइनॉरिटी में वाइट पीपल, ओके, जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके पास ही रहेगी। ये कॉम्प्रोमाइज़, दिस कॉम्प्रोमाइज़, ये एक समझौता था, पर ये ईजी नहीं था कॉम्प्रोमाइज़ करना, इट वॉज नॉट सो ईजी। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट होने जा रहा था, लागू होने जा रहा था, ये हम लोग करेंगे। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे पर विश्वास करने को तो रेडी हो गए। व्हाट वाज गारंटी दैट, क्या गारंटी थी कि ये ट्रस्ट कभी टूटेगा नहीं। फैमिली में भी हम एक दूसरे का विश्वास रखते हैं ना, तो फ्यूचर में भी ये ट्रस्ट टूटे ना, इसकी क्या गारंटी है। कुछ ना कुछ सर्टन रूल्स गाइडलाइंस फैमिली में भी बने होने चाहिए ना, तो इसीलिए उस कंट्री के पीपल ने भी सोचा कि ये कल को विश्वास टूटे ना, लीडर्स ने कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये मेंटेन रहे, ट्रस्ट जो है वो ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन द ट्रस्ट, एक ओनली रास्ता था कि एक रिटन लॉ हो जाए, रूल हो जाए, रूल ऑफ गेम, एवरी वन वुड अबाइड, और हर कोई उसको माने, ओके, सहमत हो और उसको माने, ओबे करे। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर, इस रूल में ये भी लिखा गया कि फ्यूचर में रूलर जो है, लीडर्स जो हैं, उनको कैसे चुना जाएगा। एंड दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर होगी उसके हाथों में, टू डू एंड व्हाट
दे कांट डू, कैन नॉट डू, और उनको क्या करना और क्या नहीं करना ये भी लिखा होना चाहिए। एंड फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये रूल जो है सिटीजन के राइट डिसाइड करते हैं। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी ईजिली, ये रूल तभी हो सकते हैं जब जो भी विनर मीन्स जो इलेक्शन में जीती है पार्टी, वो इनको चेंज आसानी से ना करे। ओके हमारे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, सम ऑफ द प्रोविजन वी कैन चेंज ईजिली, बट मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कांट चेंज ईजिली, आसानी से नहीं चेंज कर सकती जो भी रूलिंग पार्टी पावर में आई है। यही साउथ अफ्रीका में था कि बिल्कुल ना आसानी से वेरी इजीली नहीं चेंज कर सके। दिस इज़ व्हाट साउथ अफ्रीकन डिड, यही साउथ अफ्रीकन पीपल ने मतलब किया। दे एग्रीड सम बेसिक रूल्स, वो कुछ बेसिक रूल्स पर एग्रीड हो गए हैं। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, और ये रूल सबसे ऊपर होंगे, ये रूल सबसे ज़्यादा ऊपर होंगे। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर इट, कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं करेगी, नज़रअंदाज नहीं करेगी, अनदेखा नहीं करेगी। और ये बेसिक रूल्स रेगुलेशन जो हमारी फैमिलीज़ में बने हैं, जो हमारे कंट्री के लिए बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए एक यूनिक नहीं थी, अजीब नहीं थी। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, हर कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक इन द साउथ अफ्रीका, हर कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, बट उनमें इतने ख़राब, इतने गंदे रिलेशन नहीं होते हैं जितने साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट पीपल्स के थे। ओके बेटा, सो बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट जो जितने भी है, वेदर वो डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड टू हैव दोज बेसिक। ओके हर कंट्री में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियन, विचार हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हित हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं हर एक के लिए, और ये अप्लाई होते हैं। अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट, ये रूल रेगुलेशन खाली गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं है, हर एसोसिएशन, हर सिटीज़न, एनी एसोसिएशन नीड टू, कोई भी गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे एसोसिएशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हर एक में बेटा रूल्स रेगुलेशन बने हुए तभी वो चल रहे हैं। इन्हीं रूल रेगुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हर एक का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, आपके एरिया का चाहे क्लब लगा लो आप, कुछ भी, हर एक में बेसिक रूल है। आई हैव टोल्ड यू, सोसाइटी है, पॉलिटिकल, हर एक को चाहिए। ओके यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी है, अप्रोच अ क्लब को अप्रोच कीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनियन पार्टी और आपकी लोकेलिटी के, कॉपी ऑफ देयर रूल्स, उनकी कॉपी जो रूल रेगुलेशन की है वो लीजिए। ओके और देखिए कि ये जो है रूल्स रेगुलेशन जितने भी हैं वो डिक्टेटरशिप की तरह है कि डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट की तरह। गेटिंग माई थिंग, हमने डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर डिस्कस कर लिए बेटा इन द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे रूल रेगुलेशन होते हैं, तो आप अपने स्कूल के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, क्लब, जिसके भी देखो कि वो रूल्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, और डू दे गिव मेंबरशिप टू एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे तो क्लब की बात हो रही है ना कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के
सबको मेंबरशिप दे रहे हैं या आपने चेक करना है, और स्कूल कॉलेजेस के भी अलग अलग रूल्स। अब आ जाइए आगे, दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, डिफाइन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, बेसिक क्वेश्चन है आपका। गेटिंग माई थिंग, Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people living together in the country. Constitution एक written rule होता है जिसको सारे स्वीकार करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं उस कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सुप्रीम लॉ, ये कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है जो डिटरमाइन करता है, सुनिश्चित करता है, पक्का करता है कि रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, ठीक है, एक टेरिटरी, एक भूमि जिसको हम लोग कहते हैं एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, जिसको हम लोग सिटीजन ऑफ द कंट्री बोलते हैं। ओके बेटा, सो एंड ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग, एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी चीज़ें करता है। फर्स्ट क्या है मेन फंक्शन, ओके, मेन पर्पसेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेन काम उसका क्या है। इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ये एक विश्वास पैदा करता है और सहयोग की भावना, मिलजुल के जो इकट्ठे एक कंट्री में रहने वाले अलग अलग तरह के लोगों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी मीन्स ज़रूरी है, फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग जो रह रहे हैं इकट्ठे, उन सब में विश्वास होना। एक फैमिली में है इकट्ठे हम लोग रह रहे, तो फैमिली मेंबर को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसी तरह से ये एक बिग फैमिली की तरह कंट्री है, इनमें जितने भी रह रहे हैं उनमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बिल्कुल क्लियरली बताता है कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी। ओके, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, क्या करेगी, उस पावर को कैसे यूज़ करेगी और कौन सी गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ओके, इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन कौन से फैसले कौन लेगा, जैसे कि 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, ये कौन कौन से फैसले कौन लेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तीनों ऑर्गन। अब आ जाइए जी थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट भी करती है, एक दायरे में रहकर काम करना है, अनलिमिटेड पावर नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, एक लिमिट, एक सीमा रेखा में बांधती है। इट टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन, और ये साफ साफ गवर्नमेंट को बताती है कि लोगों के राइट क्या, उनको छेड़ना नहीं है। ओके, गवर्नमेंट को ये भी पता है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ये एक लोगों की आशाओं को भी व्यक्त करती है कि लोग कैसे एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं और गवर्नमेंट को उस तरफ मूव करना है। ऑल द कंट्रीज दैट हैव, जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए ज़रूरी है, खास करके डेमोक्रेटिक। क्यों बेटा, आप कहोगे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी, डिक्टेटर के लिए नहीं, डिक्टेटर तो खुद ही लॉ है, वो किसी को लॉ मानता ही नहीं, वो खुद ही कहता है मैं ही लॉ, जो कह दिया कह दिया। ओके, तो डेमोक्रेसी में ही लॉ की या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई उसको फॉलो करता है, मानता है, लड़ाई झगड़ा ना हो। डिक्टेटर के सामने क्या लड़ना, वो तो ऐसे ही शूट आउट। नॉर्थ कोरिया का देखा है डिक्टेटर, हैव यू सी हर्ड द मूवीज़, ओ सॉरी न्यूज़,
न्यूज़ सुनी है ना, किंग जोंग कैसे कोई भी चलो जी शूट, और कुछ नहीं वहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, वो खुद ही नहीं मानेगा ओके कि मैं सो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, और डेमोक्रेसी जहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई के हमने जो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ी है ओके, अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन ने जो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है आज़ादी की, गेव देम सेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने आप ही एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसे आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद, द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड द, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789, आपकी हिस्ट्री का चैप्टर है ओके बेटा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल ने भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जब वो ओके डेमोक्रेसी की तरफ मूव किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से अमेरिका जो था वो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर था, और अमेरिकन्स ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल के दौरान ही फ्रेम किया है, बनाया है ओके। देन ये जो है सिंस देन इट हैज़ बिकम प्रैक्टिस, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ओके, इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपको पता है किस तरह से वहाँ पे नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये कस्टम सा बन गया बेटा सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। तो इसलिए बच्चे हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। लाइक साउथ अफ्रीका की तरह इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस मीन्स हालात में ये भी कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत जिसको हम लोग कह लें मुश्किल हालातों में बना है। द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, एक बहुत बड़ा कंट्री, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनके लिए खास करके ये कोई आसान टास्क नहीं था, एक काम नहीं था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, जो हम लोग गुलामी से एक अंडर थे हम लोग ब्रिटेन के, तो वहाँ से हम लोग क्या है एक अपना नागरिकता हासिल कर रहे थे, और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द कंट्री वॉज बॉर्न, जो कंट्री अभी अभी पैदा हुआ था थ्रू अ पार्टीशन, आपको पता है 1947 इंडिपेंडेंस तो आई, बट पेनफुल इंडिपेंडेंस जब 1947 में इंडिया वॉज पार्टीशनड ओके, इंडिया का पार्टीशन हो गया 2 पार्ट्स में। इंडिया, एक तो इंडिया का इंडिया ही रहा और दूसरा हो गया पाकिस्तान, बट पाकिस्तान भी एक नहीं 2 बने, एक तो ईस्ट पाकिस्तान ओके, एक वेस्ट पाकिस्तान। दैट इज़ अ डिटेल स्टोरी, इफ़ यू पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस दैट आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो ओके। ये पेनफुल हमारा था पार्टीशन, हम लोग इंडिपेंडेंस। कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिया ओके। दिस वॉज ये हमारे लिए एक ट्रोमैटिक, हम लोग कहते हैं ट्रॉमा वाली, ब्रेन को हमारे शॉकिंग पोजीशन एक एक्सपीरियंस मिला है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के दोनों एक झटका था ये पार्टीशन। एट लीस्ट 10 lakhs ऑफ पीपल वर किल्ड बोथ द साइड्स ऑफ द, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए इस पार्टीशन की वायलेंस में, हिंसा में। और एक और प्रॉब्लम थी, ब्रिटिश हैड टू लेफ्ट द रूलर ऑफ, ब्रिटिशर्स जाती जाती बार भी चिंगारी एक छोड़ गए ठीक है, तबाही की, कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट को बोल दिया कि आप डिसाइड करो वेदर यू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट।
देखो जाते जाती बारबी गुंडे, जिसको हम लोग कहते हैं ना गुंडा करती नहीं, आई डोंट वांट टू यूज़ सच वर्ड, बट हिंदी मूवीज़ में जैसे बोलते हैं, शैतानी करके, शैतान दिमाग, ओके, शैतानी करके कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या है, एक हिम्मत, उत्साह या एक चिंगारी लगा के कि आप चाहे पाकिस्तान पास जाओ, चाहे इंडिया के पास, या इंडिपेंडेंस रह जाओ, ओके। सो ये जो था प्रिंसली स्टेट को अब मर्ज करना भी बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क था, एक अनसर्टेनिटी थी, कन्फ्यूजन की वो, और कॉन्स्टिट्यूशन भी उधर से लिखा जा रहा था। हमारा फ्यूचर जो था कंट्री का इतना सिक्योर नहीं था जितना आज है। उस टाइम के हालात देखो, और हम लोग मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बहुत उत्सुक थे कि चाहते थे कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंडिया का प्रेजेंट भी सेफ रहे और फ्यूचर भी प्रॉपरली सिक्योर रहे, कैसे, ओके। सो ये आज बात हम करें, डिस्कस करें, इट्स सो इजी, बट उस टाइम पे सोचिए जब जाती जाती बार भी क्या कर गए हैं, आज़ादी देने के नाम पे पहले पार्टीशन कर गए हैं धर्म के नाम पे ब्रिटिशर्स, फिर प्रिंसली स्टेट को, और फिर ऊपर से हमारे कंट्री में गरीबी, इतने लोग मारे गए और इतने जो थे होमलेस हो गए, इंडस्ट्री नहीं, सो मच डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसको इमेजिन करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, ओके। द पाथ ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्पाइट ऑल दिस डिफ़िकल्टी, इन सब मुश्किलों के बावजूद देयर was one big advantage for the maker of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिडंट हैव टू क्रिएट कंसेंसस दैट अबाउट व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक, ठीक है। ये जो थे साउथ अफ्रीका डिडंट हैव टू क्रिएट, साउथ अफ्रीका की तरह हमें एक कंसेंसस नहीं बनाना पड़ा कि सबको ये मंजूर है, ऐसे करें कि ना करें। हमारे इंडियन ने एक ट्रस्ट के साथ ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग, क्योंकि आज़ादी के दौरान ही आपको पता है 1946 से, ओके, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन की कंसेंसस और फ्रेम करना शुरू कर दिया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी। आवर नेशनल मूवमेंट जो थे वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल, हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो भी एक स्ट्रगल नहीं था फॉरेन रूलर के। ये बहुत बड़ी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी सोसाइटी की, और जिसने रिजुवनेट आवर कंट्री, एक पुनर्जन्म दिया। एक लंबे स्ट्रगल के बाद हमारी सोसाइटी जो थी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और पॉलिटिक्स देयर वाज शार्प, सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, और देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, और बहुत अलग अलग तरह के ओपिनियंस थे, ओके, विचार थे विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के, अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। बहुत से विचार हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान ही कि हम आज़ाद हो गए, ये करेंगे वो करेंगे, वी वर क्वाइट एंथुजियास्टिक, तो इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें इतनी परेशानी नहीं हुई। वी वर मेंटली प्रिपेयर कि हमने अपनी कंट्री को इतना आइडियल बनाना, इतना बढ़िया बनाना, ओके, ये हमने किया। सच कुछ एक डिफरेंसेस अभी भी स्टिल एग्जिस्ट टुडे, येट बेसिक आइडिया हैड टू बी एक्सेप्टेड, बस बेसिक आइडिया जो है वो सबको अभी भी स्वीकार है, मेन बात ये है। बट बैक अब 1928 पे जाए हम लोग वापस, ओके। अब इसको तो 90 आई थिंक मोर देन, है ना, 90 ईयर हो गए, 90 टुडे इज़ 221 और ये 98, देखो जी 100 ईयर होने वाले हैं इसको, और हम लोग पीछे जा रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है 1929 के कांग्रेस सेशन में
पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास हो गया था, इसलिए उन्होंने 1928 में जो था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू किया। 1931 में रेजोल्यूशन एट कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड टेक लाइक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह का होगा, कैसा, ये हमने डिसाइड कर दिया। ओके, ये कमिट किया है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें कोई राइट नहीं दिए थे, तो हमारा ये सबसे बड़ा सपना था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कॉमन पीपल के हाथों में पावर, राइट टू फ्रीडम, गुलाम थे हम तो ये देंगे राइट टू फंडामेंटल, राइट टू इक्वालिटी, ब्रिटिशर्स ने हमें कभी नहीं अपने इक्वल समझा, इन्फीरियर ट्रीट किया। तो ये कुछ एक चीज़ें हम लोगों ने पहले डिसाइड कर ली थी कि प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये ओके, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, ये हमने पहले ही कि इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये होंगी बेसिक वैल्यूज़ एक्सेप्टेड, और ये सारे के सारे लीडर ने एक्सेप्ट किया है। और ये बहुत देर पहले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ही 1931 का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी ही बन गई थी। ओके, डिस्कशन हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हम जो थे कॉलोनियल रूल के दौरान ही फेमिलियर थे, जानते थे अच्छी तरह से राजनीतिक संस्थाओं के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, और इसी ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की एक एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, हमें इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से अपनी इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन करनी, क्या करना है, कैसे, हमने ब्रिटिश रूल से ही समझ लिया था। और वोटिंग राइट ओनली, कैसे ब्रिटिशर्स वोटिंग राइट कुछ एक पीपल को दे रहे, ओके, सो यही था कि ब्रिटिशर्स लेजिस्लेचर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। वीक कैसे थी, सारी पावर तो ब्रिटिशर्स के हाथों में थी, दिखावे के थे बाकी रखे हुए, इंडियंस कुछ था ही नहीं। ओके, इसलिए इलेक्शंस जो थे 1937 को हेल्ड हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, और मिनिस्टर्स जो थे ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब जोन सी स्टेट पर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा था, कुछ एक तो प्रिंसली स्टेट थी, कुछ एक ब्रिटिश इंडिया, ओके, कुछ एक पर इनडायरेक्टली रूल करते थे, कुछ एक पर डायरेक्टली, उसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, वहीं से सारे मिनिस्टर थे। ओके, दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक, और ये डेमोक्रेटिक नहीं थी पूरी तरह से, बट the experience gained by Indian in the working of the legislative institution, but Indians को जो एक तजर्बा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ इन लेजिस्लेचर में, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में काम करने का, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ओके, अपनी कंट्री में इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए। ओके बेटा, नाउ, और हम लोग जो वर्किंग उनके साथ की है तभी हम लोगों को ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में है, एक एक इंस्टीट्यूशन प्रोसीजर बताए गए, किस तरह से कॉलोनियल लॉ से लेकर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो उन्होंने पास किया या दूसरे लॉ, वहाँ से हमने लेके अपने नए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज किया। ईयर्स ऑफ थिंकिंग्स एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सालों साल हमने बहुत ज़्यादा सोचा, बहस, डिस्कशन के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आवर इंडियन गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्री, हमारे इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने भी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया, दूसरों के कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया, प्रॉपरली रीड किया, उनके बारे में जाना समझा, ओके, और अपने ही
अकॉर्डिंगली कॉपी नहीं किया, हमने अपने टर्म में उसको चेंज करके रखा है। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़, हमारे बहुत से लीडर फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ब्रिटेन में था पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमने वही सिस्टम अडॉप्ट किया। बिल ऑफ राइट्स जो थी वो यूएसए में यानी कि अमेरिका, हम लोग बहुत उससे भी इंस्पायर हुए, वो रखा। फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रशिया, समाज में एक बराबर है सब कुछ, वो हमें आइडिया बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गया। मतलब जो भी दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें थी हमने वो सारी की सारी अडॉप्ट की है, इंडियंस ने कॉपी नहीं किया। थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे समाज में सब बराबर हो और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी ओके रखने की कोशिश की जाए। येट सिंपली इमिटेटिंग, बट हमने खाली नकल नहीं की दूसरे को देख के, कहते हैं ना नकल भी अक्ल से लगाओ, हमने अपनी अक्ल यूज़ की है। एट ईच स्टेप, हर स्टेप पर हमने, ठीक है बेटा, हमने पूरी तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है, किस तरह से कैसे हमने करना है। ओके, सो ये जो है ऑल दीज फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर्स ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब आज ये बच्चे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता ही है, एन असेंबली विच फ्रेम ओके द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसी असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, ये हम लोग अब ब्रीफ स्केच डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या क्या इम्पॉर्टेंस और किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट हुआ। द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो ड्राफ्ट हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट हुआ ये एक असेंबली ने किया है। और ये असेंबली के मेंबर्स जो थे ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। ओके, और ये जो थे कॉल्ड, ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ड्राफ्ट, वो एक ड्राफ्ट हुआ है हमारा डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो एक असेंबली ने किया। और ये असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्टेड थे और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में कर लो, द असेंबली दैट ड्राफ्ट और फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल, ओके, सिंप्लीफाई दिस टर्म। देन इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए हैं वो जुलाई 1946 को हुए हैं। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द दिसंबर 1946, इसकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946। कब बनी ये ध्यान रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुए, 1946, जुलाई 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनने के इलेक्शन कब हुए, जुलाई 1946। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दिसंबर 1946। ओके, बट ये मीटिंग तो हुई, इसके मेंबर जो थे पर डिवाइड हो गए, क्योंकि पहले जो थे सारे के सारे मेंबर जो थे हिंदू मुस्लिम सब थे, बट बाद में टू नेशन थ्योरी आ गई, डिमांड पकड़ ली सेपरेट नेशन की, पाकिस्तान की, तो इसलिए डिवाइड हो गए इंडिया पाकिस्तान में। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड होगी, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उन्होंने छोड़ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that wrote the Indian Constitution had 299 member. Okay,
जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया असेंबली में, उसमें टोटल थे, पहले मोर देन 300 थे, आई थिंक 342 थे। अब पाकिस्तान वो चले गए तो रह गए बाकी 299। कितने मेंबर्स ने बनाए? 299 ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के पूरा कंप्लीट हो गया? 26 नवंबर 1949। हम लोग 26 नवंबर एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट हियर। Constitution Day. When we celebrate our Constitution Day? 26 November. ओके, ये है हमारा Constitution Day 26 नवंबर। सो बेटा, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था बन गया था, कंप्लीट हो गया था, अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ये असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। बट इट केम इनटू इफ़ेक्ट, ये कब लागू हुआ, इनेक्ट कब हुआ, कब इफ़ेक्ट में आया? 26 जनवरी 1950। अब क्यों ये हुआ, ये एक लंबी स्टोरी है, मैं ब्रीफ में बता रही हूँ आप लोगों को कि हमने 1929 के लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, ओके, पूर्ण स्वराज जिसको हम लोग कहते हैं, रेजोल्यूशन पास कर दिया। और वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि एवरी ईयर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। और सच में हमने 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया हमने। और 30 से लेकर 1947 तक हम लोग एक इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते आ रहे थे। बट हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त को, ओके। पर हम चाहते थे कि इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते रहें, इसलिए हमने 26 नवंबर को इनेक्ट नहीं किया और 26 जनवरी को हमने इनेक्ट किया अपना इफ़ेक्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि 26 जनवरी को जो 1930 से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं वो सेलिब्रेट करते रहें। अब उसको इंडिपेंडेंस डे की तरह नहीं बल्कि रिपब्लिक डे की तरह अब हम लोग हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके। सो इसीलिए अब हमारे 6 डेकेड से ज़्यादा, अब तो बेटा ज़्यादा हो गए, उससे भी ज़्यादा, ओके। सो 80 ईयर होने वाले हैं। सो हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं हम लोग। मेंबर अलॉन इट एक्सप्रेसेस वो, ये खाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया, ब्रॉड कंसेंसस ऑफ द टाइम, उस टाइम पे सबकी राय ली गई थी। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड had to rewrite their constitution। बहुत से दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिनको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा, ठीक है। बट हमारा नहीं, वही चल रहा है हमने, क्योंकि सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप सब एक्सेप्ट, और दूसरे, ओके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पीस ही नहीं है, पीस ऑफ पेपर नहीं जहाँ पे कुछ लिखा है, एक्चुअली फॉलोस। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, जो स्ट्रगल किया, वो हमने पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए सबसे अलग है। ओवर द हाफ ऑफ द सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन, बहुत से ग्रुप्स आप क्वेश्चन पुट करते रहे, but no large social group and political party has ever, but क्वेश्चन तो बहुत से पुट करते हैं कि ये क्या, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, बट कोई भी इसकी लेजिटिमेसी पर, वैधता पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। दिस वाज एन अनयूजुअल अचीवमेंट, ये एक बहुत बड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी एक अचीवमेंट थी, एक प्राप्ति थी, ओके। सेकेंड रीज़न जो है फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव थी, वो इलेक्टेड थे, पता है ना। उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं थी, बट दोज मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसलिए डायरेक्टली तो नहीं कॉमन पीपल ने चुनी, ठीक है। सो ये जो थी क्या थी, मेनली
इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। ओके, सो ये जो थे मेंबर्स जो थे इसके, ये मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली लेजिस्लेचर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के उसके थे, और ये इंश्योर था एक फेयर जोग्राफिकल, यानी कि इंडिया के हर पार्ट से हर मेंबर कोई ना कोई आए हुए थे, हर एरिया से, हर रीजन से। सो असेंबली जो थी वो डोमिनेटेड बाय द, पर उस टाइम पे मेन पार्टी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के यानी कि आईएनए के सबसे ज़्यादा मेंबर थे, आईएनसी के। सो कांग्रेस जो थी, बट सिंगल पार्टी तो थी, बट ये बड़ा फॉर्चुनेट रहा, सौभाग्य की बात रही कि कांग्रेस पार्टी में भी वैरायटी ऑफ पीपल थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियन थे। ओके, सो इसलिए असेंबली जो है, बहुत से मेंबर जो थे कांग्रेस अभी की एक ही पार्टी के थे, कांग्रेस थे, बट एक दूसरे से सहमत ही नहीं होते थे। कितनी ही बातों पर इतनी डिस्कशन डिबेट होती थी मेंबर, और मेंबर की कितनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, सबके अलग अलग थे। ओके, ऑल्दो वो कांग्रेस पार्टी के थे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, सो ये चाहे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं चुनी गई थी, बट ये काफ़ी हद तक एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन थी। और सो ये जो था एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव जिस लोग, हाँ जी बेटा, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने बड़ी एक पवित्रता से, बड़े ध्यान से एक काम किया है, जिसको डेडिकेशन से, जिसको हम लोग कहते हैं। सो हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सिस्टमेटिकली काम करके, ओपन डिस्कशन हुई है, सबकी सर्वसम्मति से, जिसको हम लोग कह लो फैसले लिए गए हैं, और ये फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ एक प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत जो थे वो डिसाइड किए गए हैं, और हर कोई उसके एग्रीड अपॉन, हर एक ने उसको माना है। देन ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर, ये ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, और उनके चेयरमैन थे चेयर्ड बाय BR अम्बेडकर। ये प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये पहले ड्राफ्ट किया गया, इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, एक जिसको हम लोग कहते हैं ढांचा, एक स्वरूप बना दिया, फिर उसके ऊपर डिस्कशन हुई, फिर सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द, फिर कितने ही राउंड डिस्कशन डिबेट हुए, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ है, क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम, ठीक है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट, 2000 से ज़्यादा परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं चेंजेस, सिंपल लैंग्वेज में कहें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ओके, ये आप समझ लो। सो कंसिडर किए गए हैं, तो मेंबर जो थे deliberated for 114 days spread 3 years। ओके, ये 114 डेज़ के लिए पूरे इंडिया में घूमे, इधर उधर से क्या है व्यूज़ कलेक्ट किए। हर डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंटेड एट एवरी वर्ड स्पोकन, जितना भी डॉक्यूमेंट अलग अलग तरह का प्रेजेंट किया गया रिटर्न फॉर्म में, क्या होना चाहिए, कैसे, और जो एक एक शब्द बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो सब रिकॉर्डेड और प्रिजर्व है। ओके बेटा, कि कैसे क्या बहस हुई, क्या पेजेस किस किस तरह से क्या होना चाहिए, ये एक एक चीज़ रिकॉर्डेड और प्रिजर्व है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स इसको कहते हैं, नोट कर लो अगर आ जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ओके, सो व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम, 12 बड़े बड़े मोटे मोटे वॉल्यूम बने।
ओके, जब ये बहस डिस्कशन के जो थे, और ये डिबेट जो है प्रोवाइड रैशनली बिहाइंड एवरी प्रोविज़न, ये एक बताते हैं कि हर डिस्कशन, हर डिबेट का क्या, जिसको हम लोग कहते हैं तुक्को बनती है या क्या फ़ायदा, ये पूरा दिखाते हैं प्रोविज़न, एंड यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द, एक एक चीज़ को इंटरप्रेट, व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है ये। ओके बेटा, सो हमारे पीछे से मेन कुछ एक पर्सन्स रह गए हैं, लेट्स डिस्कस। ये तो हमने वो कर लिए, ये हैं हमारे मेन, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, ओके बेटा, ये जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, ठीक है बेटा। सो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? बिहार में। ही वॉज बॉर्न इन बिहार, और कब? 1884 को हुआ। डेथ इनकी हुई 1963 में। ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। ये एक लॉयर थे, नॉन फॉर हिज रोल इन द चंपारण, ओके, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट जो हमने किया, महात्मा गांधी का जो शुरुआती सत्याग्रह थे। 3 टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेटर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, ये आपको पता है। अब सेकंड है जयपाल जी, जयपाल सिंह, ये जो थे 1903 टू 1970, ओके, झारखंड में इनका जन्म हुआ। ये एक स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशनिस्ट थे, और कैप्टन ऑफ फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, ओके, लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी। जयपाल सिंह, ओके, ये हो गया। ये एक स्पोर्ट्समैन थे, कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, नेशनल हॉकी टीम, और फिर झारखंड पार्टी के फाउंडर भी बने। आदिवासियों के लिए इन्होंने बहुत सा काम किया। अब आ रही है जी एच.सी. मुखर्जी या ये इनका बर्थ हुआ 1887, 1956 में बॉर्न हुए ये, कहाँ पे? बंगाल में। और वाइस चेयरमैन थे, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन ये रिप्यूटेड ऑथर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और कांग्रेस के लीडर थे, ओके, ऑथर, एजुकेशनिस्ट और कांग्रेस के। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से होंगे, ओके, तो क्रिश्चियन काउंसिल के, और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेटर ऑन, बाद में ये गवर्नर ऑफ बंगाल भी बने। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you understood each and everything, but still you have any problem, send me your problem in comment section.